अजीज तलबा, आप रोजमर्रा की जिंदगी में जानते हैं और देखते हैं कि हर बॉडी जो है, अक्सरियत बॉडी जो है वो सर्कुलर जो मोशन पे होती है, वो एक खास आर्बिट पे जो है वो हरकत करती है। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जमीन है वो सर्कुलर रास्ते पे सूरज के गिर्द जो है वो घूम रही है। और इसी तरह हम देखेंगे कि अगर हम इसकी ग्रेविटी को यहाँ पे शो कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो दो एंगल्स हैं, इसमें ये एंगल और ये वाला दूसरा, ये ऑपोजिट साइड में ये दोनों फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही हैं। अब जब हम इन फोर्सेस को देखते हैं, इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हम इनकी वेलोसिटी भी ले लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक खास वेलोसिटी के साथ इनकी हरकत कर रहे हैं। हम पाथ भी इसमें डिनोट कर लेते हैं। तो अब इसका पाथ भी आपको नजर आ रहा होगा। और अगर हम इसको ग्रिड पे देखना चाहें तो आप इसको ग्रिड पे भी देख सकते हैं। तो ये आप जानते हैं सिर्फ जमीन ही सूरज के गिर्द नहीं घूमती। अब हम आपको ये भी पता है कि सूरज के गिर्द जो है जमीन, और जमीन के गिर्द जो है वो क्या चांद भी हरकत करता है। यहाँ पे आपको जो चांद की इनकी हरकत जो है वो नजर आ रही होगी, और आप यहाँ पे इस हरकत को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जरा इस पे गौर कीजिए कि ये हरकत किस किस्म की है। अब हम एक और लेते हैं सर्कुलर मोशन। तो आपने ये हम देखा कि मैं इसको स्लो पे रखता हूं, और ये भी आप जानते हैं कि हमारा चांद जो है वो भी जमीन के गिर्द एक सर्कुलर पाथ पे जो है वो रिवॉल्व करता है। इसी तरह आपको पता है कि चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है, और इसी तरह इसको देखते हुए इंसान ने कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी डिजाइन किए हैं। तो हम देखते हैं कि आया कि इन सैटेलाइट की जो हरकत है वो कैसी होती है। अगर हम इस चांद की जगह सैटेलाइट ले लेते हैं तो फिर क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, हमने चांद को एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कन्वर्ट कर दिया, और बिल्कुल जब हम इसको खास ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे ये हरकत कर रहे हैं तो ये जमीन के गिर्द जो है वो हरकत करता रहेगा। आप इस हरकत को मुलाहिजा कीजिए। और अब हम देखते हैं कि इसी तरह की हरकत जो है वो जितनी भी सर्कुलर चीजें हैं वो आपके मोटर बाइक का पहिया है या कार का पहिया है या किसी और गाड़ी का, तो वो एक सर्कुलर पाथ में सारे के सारे हरकत करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे सूरज के गिर्द जमीन, जमीन के गिर्द चांद, और फिर जमीन के गिर्द एक मसनूई सैटेलाइट हरकत करते हैं, इसी तरह बाकी चीजें भी हरकत करते हैं। और इनके दरमियान क्या तल्लुकात होता है, क्या रिलेशन डेवलप करते हैं, आज हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो सर्कुलर मोशन, अब देखते हैं कि सर्कुलेशन मोशन क्या है। अगर हम इसको सिंपल सी डेफिनेशन करें, द पॉइंट और लाइन that is the center of the circle is the axis of rotation। तो सबसे पहले हम जिस चीज को देखते हैं पढ़ते हैं वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये पॉइंट भी होगा, एक लाइन भी होगी
that is the center of center of the circle is the axis of rotation. इसको हम कहते हैं axis of rotation. If the axis of rotation is inside the object, अगर वो axis of जो रोटेशन है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग. मिसाल के तौर पे आपने बाइक का पहिया लेते हैं और उसका एक्सिस ले इनसाइड में, उस वक्त क्या होगी, वो उसकी हरकत जो है उसको हम कहेंगे रोटेट कर रहा है या ये स्पिनिंग हो रही है. इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग. तो अभी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो रिवॉल्विंग होगी. तो यहां देखें, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड, अगर तो ये इनसाइड है तो फिर होगी रोटेटिंग होगी या स्पिनिंग होगी. ठीक है. इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रोटेशन इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग. तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी. और इस तरह आपको अभी वाज़ेह फर्क पता चल गया होगा कि रोटेटिंग और रिवॉल्विंग में क्या फर्क है. नेक्स्ट, लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी. अगली जो टर्म हमने देख रही है कि वो है हमारे पास लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल स्टिल हैव ए लीनियर वेलोसिटी. तो जो ऑब्जेक्ट जो है सर्कल के अंदर हरकत कर रही है, वो अभी तक वो उसके अंदर भी एक स्टिल हैव ए लीनियर वेलोसिटी, और उसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं. जैसे, और आपको बताया कि वेलोसिटी का हमारे पास जो फार्मूला है, अगर हम इसको देखें तो वेलोसिटी हमें जो है वो हम इसका फार्मूला v, और इसको हम v से डिनोट करते हैं. तो आपने पहले पढ़ा होगा. तो v इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जो s ओवर t. तो जनाब ये हमारे पास फार्मूला आ गया वेलोसिटी का. दिस इज ऑफन कॉल, और इस तरह की जो वेलोसिटी है, दिस इज ऑफन का, इस तरह की वेलोसिटी को जो है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी. सिंस द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द सर्कल, क्योंकि ये एक सर्कल को यहाँ पे आप देखें टच कर रही है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी. तो जैसे मैंने लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल स्टिल हैव ए लीनियर वेलोसिटी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. दिस इज ऑफन कॉल्ड, और इसको आम तौर पे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी. Since the direction of the linear velocity is tangent to the circle, तो कि एक सर्कल के साथ यहाँ पे ये टेंजेंट बना रही है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं. तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा. अब रोटेशनल और एंगुलर वेलोसिटी, पहले हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे लीनियर वेलोसिटी की. अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे रोटेशनल और या एंगुलर वेलोसिटी. तो ये क्या होती है, तो इसकी ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल आल्सो हैव ए रोटेशनल और एंगुलर वेलोसिटी. तो उसमें जनाब लीनियर वेलोसिटी भी थी और उसमें एंगुलर वेलोसिटी है, विच इज द रेट ऑफ एंगुलर पोजीशन चेंज. तो वो क्या है, रेट एट एंगुलर पोजीशन चेंज. तो जिस हिसाब से उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है. रोटेशनल वेलोसिटी इज मेजर्ड इन डिग्री पर सेकंड. इसका जो यूनिट है रोटेशनल वेलोसिटी का वो क्या है, वो आप हमारे पास है डिग्री पर सेकंड. वहां पे जो लीनियर वेलोसिटी का यूनिट था वो था मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट है
डिग्री पर सेकंड, रोटेशन पर मिनट, ये भी इसका यूनिट है कि रोटेशन पर मिनट एटसेट्रा। कॉमन और सिंबल, और इसको हम जिससे जो कॉमन सिंबल यूज करते हैं इसको हम कहते हैं, ये ग्रीक लेटर है और इसको हम कहते हैं ओमेगा। इस वर्ड्स को क्या कहते हैं हम, इसका नाम क्या है, आप इसको याद रखना होगा, इसको कहते हैं ओमेगा। आपको जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर सिर्फ 26 वर्ड है, लेकिन अभी हमें तो बहुत ज्यादा सिंबल चाहिए, इसलिए साइंसदानों ने यह फैसला किया कि जो ग्रीक के वर्ड्स हैं ना, ग्रीक के जो लेटर्स हैं अल्फाबेटिक हैं, उसको भी सिंबल में शामिल कर दीजिए। तो ये ग्रीक लेटर है ओमेगा, से हम इसको जाहिर करते हैं किस चीज को, एंगुलर वेलोसिटी को। तो मुझे उम्मीद है कि अजीज तलबा आप एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है वो समझ गए हैं। अब रोटेशन और एंगुलर वेलोसिटी में हमने रिलेशन देखना है। आपको पता है कि हमने जो डेफिनेशन की थी रोटेशन वेलोसिटी की, वो क्या थी, हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन थी वो हमारे पास थी, रोटेशन वेलोसिटी इक्वल टू है चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे एंगल जो है वो हम कौन सा ले रहे हैं, ये एंगल हमने ले लिया, ये वाला एंगल। अच्छा, और इसको किस चीज से हम डिवाइड करेंगे, चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। और ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। क्या एक आप छोटा सा जो सर्कुलर एक बच्चे के खिलौने का टायर ले रहे हैं, या आप पूरा का पूरा सन ले रहे हैं या जमीन, ये डिपेंड। तो इसका क्या होगा, इसका फार्मूला वही होगा कि चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा। अब रोटेशन एंड लीनियर वेलोसिटी, इफ द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, ऑल पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट हैव द सेम रोटेशनल वेलोसिटी। तो उसके अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रही है, ऑल पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट हैव द सेम रोटेशनल और एंगुलर वेलोसिटी। इन सब पॉइंट की जो रोटेशनल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी वो सेम होगी। ऑल पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट नॉट हैव द सेम लीनियर वेलोसिटी, लेकिन सब की जो है वो लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी। तो एक फर्क क्या होगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, ऑल पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट हैव द सेम रोटेशनल वेलोसिटी, उनकी रोटेशनल वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। एंड ऑल पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव द सेम लीनियर वेलोसिटी। तो उनकी जो लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, linear velocity of a point depend on the rotational velocity of the point। तो आपको पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी, ये जो लीनियर वेलोसिटी ये करेगी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डिपेंड अपॉन द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट की रोटेशनल वेलोसिटी पे करेगी। मोर रोटेशनल वेलोसिटी मीन मोर लीनियर वेलोसिटी, और जितनी जो उसकी रोटेशनल वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द एक्स ऑफ रोटेशन, मोर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस मीन मोर लीनियर वेलोसिटी। और जितना जो डिस्टेंस है उस सर्कुलर का बढ़ता जाएगा उतना ही होगा। तो दूसरे लफ्जों में ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डिपेंड अपॉन द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, मोर रोटेशनल वेलोसिटी मीन मोर लीनियर वेलोसिटी। सो रोटेशनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी के। तो
distance from the point of the axis of rotation, more distance from the axis mean more linear velocity, और जितना ज्यादा डिस्टेंस आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर वेलोसिटी का। तो ये दो पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। और जब ये डायरेक्टली तो रोटेशनल लीनियर वेलोसिटी इन सिंबल, तो जो इसका हमारे पास फार्मूला बनेगा वो हमारे पास बनेगा v इज इक्वल टू है r ओमेगा। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा। और यहां पे आप देखते हैं v क्या चीज है, v यहां पे है क्या, लीनियर वेलोसिटी। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। और ओमेगा क्या है, ओमेगा यहां पे है रोटेशनल वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी, इसलिए हमने देखा कि लीनियर वेलोसिटी। और r क्या है, रेडियस, वो डिस्टेंस। तो ये हम इक्वेशन बना लेते हैं, और ये इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये इक्वेशन जो है वो ज़हन में रखना होगी। कौन सी इक्वेशन, कि लीनियर वेलोसिटी के लिए हम जो लेंगे सिंबल लेंगे वो होगा ये हमारी लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। तो इसके कंसेप्ट को आप उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। अब अगली बात करते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड ए सर्कल, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के गिर्द घूमती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। देयरफॉर इट्स वेलोसिटी चेंजिंग। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो जाहिर है कि वेलोसिटी भी चेंज होगी। देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल इज कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग। तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट सर्कल में हरकत करेगी वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड हो रही होगी, उसका एक्सेलरेटर जो है वो उसको एक्सेलरेशन उसको मिल रहा होगा। तो ये ठीक है, ये हमारे पास था एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि जो सेंटर की तरफ होगा वो हम लेके द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल तो होगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। अगर ये सेंटर की तरफ हो तो हम कहेंगे इसको सेंट्रीपिटल। हम इसको कहेंगे जनाब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन कहेंगे, सेंटर पॉइंट, क्योंकि ये सेंटर की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो हम इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन जो है सेंट्रीपिटल, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा क्या, तो ये होगा the centripetal acceleration depend on the speed of the object। किस चीज पे ये डिपेंड करेगा, नंबर 1 स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा कि रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, ये r जो है वो कितना है, r क्या, और उसके बाद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, के नंबर 1 ये जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ये, एंड सेकंड इज द रेडियस r, रेडियस r ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दोनों चीजों पे ये डिपेंड करेगा, जो यहाँ पे r मौजूद है r। तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट and the radius of the circle। सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग देयर मस्ट बी नेट फोर्स ऑन इट। तो न्यूटन सेकंड लॉ ने कहा, लॉ के मुताबिक इफ ऑब्जेक्ट इज
एक्सेलरेटिंग, अगर कोई किसी चीज का इस बॉडी एक्सेलरेटिंग, देयर मस्ट बी ए नेट फोर्स ऑन इट, कि उसके ऊपर एक नेट फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। और आपने पिछले लेक्चर जब हम फोर्स को पढ़ा था तो वहां पर देखें कि जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स का कंसेप्ट क्या था। तो नेट फोर्स ये है कि हम एक्चुअली जो फोर्स है उस पर अप्लाई कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स जो उस पर अप्लाई कर रही है। फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सर्कल के केस में इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। Centripetal force, in order to make object revolve about an axis, the net force on the object must pull it toward the center। इस ऑब्जेक्ट को, इसको नेट फोर्स को सेंटर की तरफ इसको टेट करना चाहिए। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को कहेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। नंबर वन, ये डिपेंड करेगी हमारे पास द ऑब्जेक्ट मास, ऑब्जेक्ट मास, ठीक है। मोर मास मीन मोर फोर्स, इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? मास के। द ऑब्जेक्ट स्पीड, मोर स्पीड मीन मोर फोर्स। तो अगर फोर्स ज्यादा होगी, अगर मास ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगी। इस तरह अगर स्पीड ज्यादा होगी तो इस केस में भी जो है वो फोर्स ज्यादा होगी। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट आल्सो डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रेडियस। इफ द लीनियर इज हेल्ड ए कांस्टेंट और मोर डिस्टेंस रिक्वायर लेस फोर्स। If the rotational velocity is held constant, more distance require more force। तो जनाब इन दो पॉइंट को देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। The centripetal force on the object also depend on, किस चीज पे डिपेंड करती है? नंबर वन, the object distance from the axis, कि एक्सेस का जो रेडियस है, रेडियस पे डिपेंड करेगी। If the linear velocity is constant, more distance require less force। तो मोर डिस्टेंस के लिए लेस रिक्वायर फोर्स होगी। इफ द रोटेशनल वेलोसिटी इज हेल्ड कांस्टेंट, मोर डिस्टेंस रिक्वायर्ड मोर फोर्स, रिक्वायर उसको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। अब इनसे हमने फार्मूला क्या निकाला? हम ये फार्मूला निकालते हैं कि हमारे पास है जो फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू है एम, वो किसके बराबर है? एम, ये हमारे पास, अब देखिए कि ये हमारे पास फार्मूला आ गया एम वी स्केयर, एम वी आर स्केयर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे एम, और आपको पता है कि वी जो है वो किसके बराबर है? यहां पे वी इक्वल टू है किसके बराबर है? आर ओमेगा, आर ओमेगा के बराबर है। अब इस फार्मूले में हम क्या करते हैं? हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम आर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमने इस आर ओमेगा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास एम तो हमारे पास ये आ गया, और वी की वैल्यू क्या है हमारे पास? वी की वैल्यू हमारे पास है आर ओमेगा, क्या आ गया हमारे पास? आर ओमेगा, हमने v की वैल्यू पुट की, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एम इज इक्वल टू है आर, v इज इक्वल टू है हमारे पास, इसकी जगह हमने v की जगह आर ओमेगा पुट कर लिया, और m हमारे पास ये आ गई, और उसके फिर जो है वो है हमारे पास r। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसका जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास किसके? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास
हमारा फार्मूला आ गया। वर्क, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। Since the centripetal force on object is always perpendicular to the object velocity, the centripetal force never does work on the object. No energy is transferred. कोई एनर्जी ट्रांसफर होगी। Since the centripetal force on object is always perpendicular है, perpendicular to the object velocity, तो ये है जनाब हमारे पास सेंट्री की तरफ है, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है ये आ गई, सॉरी ये वाली। और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये जो एंगल है, ये एंगल ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। सो ऑब्जेक्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स नेवर डज वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, नो एनर्जी इज ट्रांसफर। तो इस केस में कोई भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फिक्टिशियस फोर्स, इट इज नॉट इंटरएक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड देयरफॉर नॉट रियल फोर्स। ये रियल फोर्स नहीं है, ये हमने एक फिक्टिशियस फोर्स जो है इसको माना हुआ है। नथिंग पुल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो इट्स ए फिक्टिशियस फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज द erroneous attribute to centrifugal force is actually the action of the object. inertia, ये इसको inertia से हमने एक इसकी एट्रीब्यूट है। whatever velocity it has, speed plus direction it want to keep, और ये इसको कीप रखेगी। थैंक यू वेरी मच डियर स्कॉलर, आई होप you have understand the circular motion with the conceptual understanding, and you know what is the centripetal force and centrifugal force.